हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीपीसी। आपके अपने प्यारे से चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जो आपने सपने देखे वो आपके सपने सभी के पूरे हों इस साल। आप सभी स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। इसी कामना के साथ मैं एक नई वीडियो स्टार्ट करने वाला हूं बच्चे। इस वीडियो में हम चैप्टर 6 यानी वर्क एनर्जी एंड पावर से कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे अगेन। हमेशा की तरह मैंने यहाँ एक प्लेलिस्ट मेंशन कर दी है, एमसीक्यू फिजिक्स 11। इस प्लेलिस्ट में आपको 11th क्लास में सभी चैप्टर्स पर एमसीक्यू वीडियोस मिल जाएंगी। कुछ मैंने अपलोड कर दी हैं बच्चे, और कुछ मैं आने वाले समय में जल्दी जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। सो आप बने रहें हमारे चैनल्स पर। हमारे चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं बच्चे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाई 10%। यानी बॉडी का मोमेंटम जो है बच्चे वो 10% इंक्रीज कर गया है। द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज, यानी उससे हमें काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ है, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, वो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ऑप्शंस देख लीजिए आप, कोशिश करिए करने की। देखिए, मान लीजिए कोई बॉडी है, उसका मास है बच्चे m, राइट। और उस बॉडी का मोमेंटम इनिशियली कितना है, p1 है। और उसकी जो P1 मोमेंटम है, उसका मोमेंटम हो जाएगा mv1, यानी उसका मास m इंटू उसकी इनिशियल वेलोसिटी v1, राइट। अब ये इनिशियल मोमेंटम हो गया फाइनल यानी P2। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला mv2। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है। सो अगर हम यहाँ पर कुछ कंसीडर कर लें, लेट कर लें कि भाई उसका इनिशियल मोमेंटम मान लीजिए 100 है ना। कितना है, 100 है। तो फाइनल कितना हुआ, 10% इंक्रीज के साथ। तो 10% 100 कितना होता है, 10 होता है। तो इसका मतलब फाइनल मोमेंटम उसका कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 110, राइट। पहले अगर उसका 100 था तो अभी कितना हो गया, 110। तो यानी फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा बच्चे, 11/10 हो जाएगा। और P2 किसके इक्वल होता है, P2 होता है mv2 के इक्वल। और P1 होता है mv1 के इक्वल, राइट। तो इसका मतलब हमें क्या मिला बच्चे, यहाँ से हमें रेशियो मिला V2/V1 का। कितना आ गया, 11/10। इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ क्योंकि ये हमें आगे जाकर काम आएगा। अभी बताइए, काइनेटिक एनर्जी में अगर हमें इंक्रीज बताना है, कितना इंक्रीज हुआ, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, तो मान लीजिए K2 है फाइनल काइनेटिक एनर्जी और K1 है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, राइट। समझ में आ रहा है बच्चे, फॉर्मूला क्या होगा, K2 का हाफ m V2 का स्क्वायर अपॉन इनिशियल का होगा हाफ m V1 का स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल, m से m कैंसिल। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जीज का जो रेशियो होगा वो V2 अपॉन V1 के स्क्वायर का रेशियो होगा, राइट। यानी K2 अपॉन K1 है, V2 अपॉन V1 कितना था, 11/10। तो ये हो जाएगा 11/10 का होल स्क्वायर। और ये होगा बच्चों, इट बिकम्स 1/1/100। यानी जैसे हमने शुरू में कंसीडर किया था कि अगर मोमेंटम 100 है तो परसेंटेज इंक्रीज अगर 10 हुआ तो हो गया 110। तो यहाँ पर अगर इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 100 थी, मान लीजिए 100 जूल, तो अभी कितनी हो गई है, 121। तो इंक्रीज कितना हुआ, 21। तो इसका मतलब 100 का 21 यानी 21%। सो यहाँ पर बच्चे कितना इंक्रीज हुआ काइनेटिक एनर्जी में, 21%, राइट। सो इस तरह से हम शॉर्टकट में समझ सकते हैं कि अगर लीनियर मोमेंटम बच्चे इतना इंक्रीज हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। यहाँ पर कुछ फोर्सेस दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कौन सा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो बच्चे थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं। यानी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता। लेट्स से एक बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आई, और यहाँ पर एक कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है, तो उसके द्वारा किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी बॉडी अगर सीधे आई हो, किसी और पाथ से आई हो, या इस पाथ से आई हो, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा वर्क। यानी यहाँ पर अगर W1 है, यहाँ पर W2 है, यहाँ पर W3 है, तो अगर यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, तो W1, W2 और W3 इक्वल होंगे अगर ये वर्क अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स है और बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, ओके। लेकिन
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में वर्क डन सेम नहीं होता है अगर पाथ डिफरेंट है, यानी वहां पर पाथ पर डिपेंड करता है वर्क। किस केस में? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में। सो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये तीनों क्या है? कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है बच्चे, ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। राइट। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की जैसे देख लीजिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता ही है। उसी तरह बच्चे एयर रेजिस्टेंस, एयर एयर रेजिस्टेंस जो होता है बच्चे, ये भी क्या होता है? एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, एयर रेजिस्टेंस। राइट। विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स भी एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इन तीनों की तरह कंजर्वेटिव फोर्स है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल इज। इन चारों में से बच्चे, चार ऑप्शन में से आप जल्दी से करेक्ट रिलेशन फाइंड कीजिए, सोचिए क्या होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में करेक्ट रिलेशन। तो बच्चे देखिए, यहाँ पर ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 4.2 जूल, नहीं जी। 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं लगभग। किसमें? 1 कैलोरी में। कैलोरी बच्चे क्या है? एक प्रैक्टिकल यूनिट है एनर्जी की, कैलोरी। राइट। तो ये रिलेशन भी आप याद रखें, इस पर भी एमसीक्यू बन सकता है। ऑप्शन सी देखें, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, यानी देखिए 1 किलोवाट आवर में बच्चे, 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं, ना कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो ये रिलेशन भी आप याद रखना बच्चे। राइट। सबसे बिगर प्रैक्टिकल यूनिट है एनर्जी की 1 किलोवाट आवर, देख लीजिए आप, लगभग 10 की पावर 6 जूल होते हैं। ओके। उसी तरह आप देखें फर्स्ट ऑप्शन को, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। यस, यही हमारा करेक्ट रिलेशन है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होते हैं बच्चे। एक और यूनिट होती है अर्ग बच्चे, अर्ग एक सीजीएस यूनिट होती है, प्रैक्टिकल यूनिट भी बोल सकते हैं। 1 अर्ग में 10 की पावर -7 जूल होते हैं, ये भी आप याद कर लें, ये न्यूमेरिकल्स में आपके बहुत यूजफुल होगा। 1 अर्ग में 10 की पावर -7 जूल होते हैं। राइट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अप, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन दैट बॉडी इज। ऑप्शंस देख लीजिए, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो और नन ऑफ दीज। भाई बच्चे, अगर मान लीजिए अर्थ है और अर्थ के सरफेस पर कोई बॉडी है, इसको हमने ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया है। लेट से बॉडी यहाँ चली गई है, यानी ए पॉइंट से वो बी पॉइंट पर चली गई है। तो इस बॉडी पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी mg। और ये डिस्प्लेस हुई है ऊपर की तरफ। हमने कहा कितनी डिस्प्लेस हुई है बच्चे? मान लीजिए h हुई है, h डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऊपर की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, फोर्स नीचे है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री है। तो हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस 180, क्योंकि यहाँ पर mg और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 180 डिग्री है। तो fg की जगह आ जाएगा बच्चे mg, डिस्प्लेसमेंट की जगह h, और cos 180 की जगह -1। सो ये हो जाएगा -mgh। राइट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क कैसा है बच्चे? नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव। तो यहाँ पर ऑप्शन ए को हम चूज करेंगे, यानी व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अप, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन दैट बॉडी इज नेगेटिव। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन इज। ऑप्शंस देख लीजिए अगेन, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, नन ऑफ दीज। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक इंक्लाइन प्लेन है बच्चे, इस तरीके से, लेट्स से ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। एक बॉडी है, लेट्स से यहाँ पर मान लेते हैं, ऊपर टॉप पर भी मान सकते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं। राइट। ये बॉडी ए पोजीशन पर है और ये ए से बी पर स्लाइड होकर नीचे की तरफ आती है, और ये डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ पर, हमने कहा एस। राइट। तो जब ये डाउन द प्लेन स्लाइड करेगी तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा अप द प्लेन, इसको हम बोल देते हैं फ्रिक्शन को एफ एफ। तो फ्रिक्शन अप द प्लेन एक्ट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट डाउन द प्लेन हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया बच्चे? 180 डिग्री। राइट। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को हम फाई से डिनोट कर देते हैं। राइट। क्योंकि हम यहाँ पर
थीटा जो लेंगे वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में लेने वाले हैं। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा बच्चे, एफ एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 डिग्री। क्योंकि देखिए फ्रिक्शन अप द प्लेन है, डिस्प्लेसमेंट डाउन द प्लेन है, अगेन थीट एंगल कितना होगा दोनों के बीच में, 180 डिग्री। तो इसका मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसा होगा, माइनस एफ एफ एस। तो कैसा हुआ बच्चे, नेगेटिव हुआ। अगेन कैसा वर्क हुआ, नेगेटिव। तो यहाँ पर ऑप्शन ए अगेन बिल्कुल हमारा सही होगा। Moving to next question, a force F equals to 5 plus 3x acts on a particle in x direction, where F is in Newton and x is in meter. The work done by this force during a displacement from x equals to 0 to x equals to 2 meter is. Options देख लीजिए बच्चे, यहाँ पर वर्क बताना है कि वर्क डन बाय दिस फोर्स क्या होगा अगर डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पर 0 से 2 तक होता है, राइट। तो यहाँ पर फोर्स कैसा है बच्चे, जल्दी से देखिए फोर्स कैसा है, वेरिएबल फोर्स है। और वेरिएबल फोर्स में हम डायरेक्ट इस तरह नहीं लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क का फॉर्मूला, नहीं। वेरिएबल फोर्स के केस में वर्क का फॉर्मूला होता है बच्चे इंटीग्रल एक्स आई एक्स एफ एक्स डी एक्स। देखिए ये फॉर्मूला होता है। ये तो हो गया फोर्स, यानी जो एक्स का फंक्शन है, यानी 5 + 3x, इसको हम एफ एक्स लिखेंगे क्योंकि फोर्स यहाँ पर एक्स का फंक्शन है। एक्स की वैल्यू आप चेंज करते जाइए, आपको एफ की वैल्यू चेंज होती नजर आ जाएगी। इसका मतलब फोर्स एक्स पर डिपेंड कर रहा है, यानी पार्टिकल की पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। अगर आप एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो फोर्स 5 न्यूटन हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो फोर्स 8 न्यूटन हो जाएगा, राइट। एक्स आई है यहाँ पर इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की, जैसे कि यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 है, एक्स एफ है फाइनल पोजीशन 2 मीटर। तो वर्क निकालते हैं, इनिशियल एक्स आई कितना हो गया 0, देखिए ये रहा 0। एक्स एफ कितना हो गया 2 मीटर, यानी हम यहाँ पर लिख देते हैं 2। एफ एक्स कितना है 5 + 3x, और ये हो गया dx, यानी हमें इसका इंटीग्रल करना है, राइट, डेफिनेट इंटीग्रल करना है। 5 का हो जाएगा इंटीग्रल 5x, 3x का हो जाएगा 3x²/2। ओके, इसमें लिखेंगे हम लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब यहाँ पर हम x की जगह एक बार 2 रखेंगे दोनों जगह, दोनों टर्म्स में, फिर माइनस, फिर एक बार 0 रखेंगे। तो मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा लेफ्ट में। तो मैंने 5x की जगह रखा 2, फिर प्लस, फिर मैंने रखा 2²/2, यानी ये तो हो गया जब हमने x की जगह 2 रखा, फिर बीच में लगाते हैं माइनस, फिर एक बार हम रखेंगे 0। तो हो जाएगा 5 × 0 प्लस 3 × 0²/2, ये दोनों टर्म हो जानी है 0। तो ये हो जाएगा बच्चे 10 + 6, कितना हुआ 16 जूल। तो वेरिएबल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क हम इस तरह फाइंड करते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है, 16 जूल। ओके बच्चों, तो यहाँ पर कुछ वैरायटी में हमने एमसीक्यूज किए। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और एमसीक्यूज लेकर आने वाला हूँ वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर से। इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। सभी प्लेलिस्ट को आप अच्छे से चेक कर लीजिए, सभी वीडियोस को आप पूरा देखा कीजिए ताकि कोई क्वेश्चन मिस ना हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। ओके, तो अगेन हैप्पी न्यू ईयर बच्चों, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।